महका करेंगे बन के कली, बन के सबा, बागे वफा में रहे न रहे। ये क्राउन देख रहे हैं आप लोग, ये हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है पूरी डेडिकेशन से एक ही प्रोफेशन में कूद जाना पड़ता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाऊंगी जिनका ये क्राउन है, और वो सिर्फ एक ही प्रोफेशन में नहीं, हर एक जगह पर मास्टर है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मिसेस पूनम शर्मा, जो कि एक डेंटिस्ट हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक राइटर है, सिंगर हैं और कंपोजर हैं। तो पहले तो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। और आप अब तो ये मिसेस इंडिया ग्लोबल 2026 है, तो मैम पहले तो कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते? थैंक यू आकांक्षा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि हर इंसान में बहुत कुछ होता है जी। तो डॉक्टर पूनम मेरा नाम है, लेकिन अंदर से मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो वो बचपन से ही थोड़ा बहुत करती रहती थी, जैसे फ्री टाइम पे कुछ क्रिएटिविटी करते रहना, और जब वो चीज फॉर्म ले लेती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। तो सबसे अच्छी बात ये है कि डेंटिस्ट्री इटसेल्फ इज क्रिएशन ना, उसमें हम बहुत कुछ क्रिएट करते हैं, हमें बनाने को बहुत कुछ मिलता है वहां पे। तो उसमें भी एक आर्टिस्ट का काम बहुत ज्यादा है। जैसे डेंटिस्ट्री है तो उसमें आता है डेंटल सर्जन, आर्टिस्ट और इंजीनियर, तीनों का मेल करके एक डेंटिस्ट बनता है। ओके। तो वो मुझे लगता है हमें कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट छुपा होता है, जो उसको एक प्रॉपर समय चाहिए अपने आर्ट को बाहर निकालने का। तो मेरा बचपन से लेके अब तक कहीं ना कहीं वो आता ही रहा जी, मेरे काम के थ्रू। और मैं घर पे छोटी छोटी चीजें बनाती, जैसे मैंने शुरुआत की थी कॉटन के खिलौने बनाने की। कहीं मम्मी जैसे वो जोत बनाते थे मंदिर के लिए, तो मैं उनसे थोड़ा सा कॉटन लेके तो डॉल्स बना देनी, टेडी बियर बना देना, सेंटा बना देना। तो उनको छोटी छोटी चेयर्स पे रख के ऐसे रखना, तो वो इतने अट्रैक्टिव लगते थे। तो ये आर्ट जो है ना, आपको मतलब कुछ होते हैं कि हम सीख के करते हैं, वो भी अच्छी चीज है कि अगर आप में है आप उसको सीखिए ताकि उसमें आप मास्टर हो सके। लेकिन कुछ होता है आपका नेचुरल होता है जी, तो मेरे में है वो। तो मैं पहले तो आपसे यही पूछूंगी मैम, ऐसा होता है कि हम लोग एक चीज को लेके पैशनेट होते हैं, जैसे मैंने ओपनिंग में भी ये चीज बोली है। तो जैसे आपने इतने बड़ी बड़ी चीजें कर दी कि वो अगर इंसान पैशनेट होगा उस चीज के लिए तभी जाकर वो ये सब अचीव कर सकता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपने मतलब स्टार्टिंग से क्या सोचा था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी? क्योंकि आपने कहा मैं कॉटन से डॉल्स बना लेती थी, टॉयज बना लेती थी, आप सिंगर बहुत अच्छी हैं। तो एक होता है कि इंसान गाता है तो उसका पैशन होता है, यार मैं बॉलीवुड में जाऊंगी, मैं वहां पर जाके प्लेबैक सिंगर बनूंगी, या मैं स्टेज शोज करूंगी, इंडिया आर्टिस्ट बनूंगी, है ना, एक वो होता है। अब एकदम से फिर ये डेंटिस्ट बनना, मेडिकल की पढ़ाई, उसमें वी नो की बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ये सब इतना सब कुछ एक साथ मैनेज कैसे कर लिया? और पहला ड्रीम क्या था कि क्या बनना है? देखिए आकांक्षा जी, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं हमेशा ना मल्टी हो रही हूँ टास्कर। तो मेरा एक कोई पर्पस नहीं था लाइफ का ना, कि एक सेट गोल किया, वैसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। तो उसमें मैं अपने आप को थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले स्टेट में जब जाती थी, तो बहुत मुझे ये होता था कि मैं कोई एक रास्ता चुनूं जिसमें मैं मास्टर हो सकूं। वो आज तक नहीं हो पाया। सिंगर थी तो सबने, दीदियों ने या सबने पकड़ के चलो गाना गाओ, गाना गा देना, फिर क्लैपिंग होनी, डांस कर दो, ये ठीक है, वो बचपन से चीजें चली आ रही थी। पढ़ाई में मेरे को कभी भी मार्क्स पे फोकस नहीं रहा मेरा। वो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान भी हुआ उस चीज का जी। तो लेकिन जो मेरे प्रिंसिपल मैम, हेड मिस्ट्रेस या टीचर्स मेरे रहते थे, उनकी मैं फेवरेट स्टूडेंट थी, लेकिन टॉप 1 पे या 2-3 में कभी नहीं आई, 4 नंबर पे रही। स्टिल वो मॉनिटर को छोड़ के मुझे उठाते थे कि तुम डिक्टेट करो। तो मेरा ये था कि मैं A to Z पूरा लेसन पढ़ती थी, फिर अपने से बना के मैं आंसर्स करती थी क्वेश्चंस के। वहां भी आप क्रिएटर? हाँ, तो कुछ टीचर्स को, सपोज इंग्लिश की मैम है, तो वहां मेरे को थोड़ा सा ये ड्रॉबैक रहा कि उनको ये चीज मेरी अच्छी नहीं लगती, उनको एज इट इज चाहिए होता था। अच्छा, जैसा लिखवाया वैसा। ओके। तो मेरे को उन्होंने कई बार पनिश भी कर देना इस चीज पे कि तूने अपने से बना के क्यों लिखा। लेकिन कुछ एक टीचर्स थी जिनको मेरी ये चीज अच्छी लगती थी, उन्होंने अप्रिशिएट करना। तो उन दोनों टीचर्स का ना आपस में क्लैशेस होते रहते थे, मेरे को लेके भी। तो फिर मैं सोचती थी यार मेरे को लेके इनका झगड़ा हुआ, तो मैं फील करती थी। श्योर। तो उससे क्या होता है कि मल्टी टैलेंटेड होने से
मुझे लगता है नुकसान से फायदे ज्यादा होते हैं कि आप हर जगह फिट हो जाते हो। बिल्कुल, है ना? हाँ। तो अभी आपने मुझे ऑफ कैमरा एक चीज बताई थी कि आपने म्यूजिक में भी बैचलर्स करी है। जी जी, मैंने तो किया। उसका टाइम कैसे मिल गया एक डेंटिस्ट होते? उससे ये था कि मुझे फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं मेरी बेटियों को सिखाने के लिए जाती थी। तो वही मैंने खुद भी सीखना शुरू किया। मैम ने ही मुझे बोला, मिसेस सत्यभामा दुबे मैम है, तो उन्होंने बोला कि आप भी करो। और उन्होंने मुझे चैलेंज भी किया कि फीमेल्स जो मदर्स बन चुकी होती हैं मोस्टली बच्चों को छोड़ के बिग ड्रॉप ही करती हैं, खुद नहीं कर पाती, आप कर पाओगे? मैंने कहा मैम मैं करूंगी। अच्छा। और मेरे साथ इतना अच्छा हुआ कि फर्स्ट जो 6th ईयर के एग्जाम थे जिसमें हमें प्रभाकर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, शायद कंफ्यूज हो गई होंगी। तो मैम ने बोला कि ठीक है पास हो आप, रहने दो। मैंने कहा नहीं मैम, ये मुझे खैरात में मिले हैं रिजल्ट्स, मेरे पे तरस खा के मैं नहीं लूंगी, मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम वापस दूंगी। तो उसमें मैंने टॉप किया। अच्छा, इम्प्रूवमेंट एग्जाम में आपने टॉप? हाँ, मैंने टॉप किया। तो उनको भी बड़ा मेरे पे फख्र हुआ। तो मुझे भी लगा कि यार कुछ तो है, तो मुझे ये परस्यू करना चाहिए। तो वो करने के बाद फिर मैंने ये लिखने का जब शुरू किया, कंपोजिशंस अपने गाने शुरू किए। तो बाकियों ने, मेरा जो आर्टिस्ट थे, अच्छे लोग भी थे, आकाश डोगरा जी, उन्होंने मेरा वीडियो शूट किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं आपका ये गाना अपने चैनल से नहीं करूंगा रिलीज, आप अपना चैनल बनाओ। उस लड़के ने, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, उन्होंने घर बैठे बैठे, मेरे घर पे बैठे ही मेरा चैनल बना दिया। अच्छा। हाँ, तो ऐसे अच्छे लोग भी हैं। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, मैं उनको मरते दम तक उनकी थैंकफुल रहूंगी। तो ऐसे ही करते फिर मैंने सोनू निगम जी की एकेडमी ज्वाइन की, आरटीएम एकेडमी। ओके। उसमें ये हुआ कि उसमें मुंबई में ही है लेकिन ऑनलाइन है। ओके ओके। तो जो मेरी मेंटोर है वो वेस्ट बंगाल से हैं, मिसेस रोमी रॉय चौधरी मैम, बहुत अच्छी हैं वो। तो इसमें क्या होता है, स्टेजेस ऐसे इंटरमीडिएट है, सबसे पहले प्रिलिमिनरी है, इंटरमीडिएट, देन एडवांस्ड। तो मेरी प्रोग्रेस इंटरमीडिएट से सीधे एडवांस के हायर उसमें होगी। एग्जाम्स होते हैं उसमें, जैसे हमारे बाकी एग्जाम, एमसीक्यूज, देन प्रैक्टिकल जी। तो उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। अब क्या था कि एक आहा मोमेंट करके होता है जो एवरी दिसंबर होता है, उसमें आपका बेस्ट मोमेंट जो होता है गाने का, बेस्ट सॉन्ग, वो आपके मेंटोर आगे भेजते हैं। फिर उसमें आपको वोटिंग के आधार पे सिलेक्ट किया जाता है। अब मेरे जो वोट्स थे टॉप पे थे, लेकिन अपडेट हुए लास्ट डेट के 1 घंटा पहले जब डिक्लेयर होने थे, तो मैं टॉप 3 में आई। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो टॉप 10 होते हैं उनका टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क बिलबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होता है विद योर टीचर। हाँ, अच्छा। तो मेरी मैम ने मुझे फोन करके, मतलब जब हमारा कन्वर्सेशन होती है क्लास में, तो शी क्राइड, जो मेरे लिए मतलब सच में माँ सरस्वती की कृपा थी कि उन्होंने बोला कि पूनम जी आपकी वजह से मैं भी टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में रिफ्लेक्ट हो पाई हूँ, और उनके घर में सेलिब्रेशन हुई इस चीज की। तो मेरे लिए बहुत मतलब टचिंग मोमेंट था वो, कि शायद कुछ अच्छा किया होगा लाइफ में कि इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं मेरे को। वैसे मैम, वैसे एक बात तो मैं कहूंगी, हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि अगर किसी के अंदर सिंगिंग का टैलेंट है कि मैं सिंगर बनूं, पढ़ाई भी अच्छी हो तो डॉक्टर बन जाऊं, मॉडल भी बनूं, ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करूं, और अब तो मेरे को न्यू चीज पता चली है, टाइम्स स्क्वायर पे मैम की फोटो आ चुकी है। तो ये ऐसे मतलब एक फेरी टेल जैसी लाइफ कैसे? सच में फेरी टेल जैसी है कि मैं कभी कभी, मतलब जो इंसान ड्रीम करता है आपके साथ तो वो सब हो गया है। एग्जैक्टली। तो मतलब प्लान था कुछ भी, या फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपने ये? कुछ भी प्लान नहीं था, बस मैं फ्री नहीं बैठती हूँ, अगर फोन पकड़ा है तो किसी मकसद से पकड़ा होगा। ओके। मैं कुछ ना कुछ अप्लाई करती रहती हूँ और देखती हूँ पहले उसके व्यूज क्या है, रिव्यूज क्या है, देख के कि ये सही भी है कि फ्रॉड तो नहीं है, है ना, कई बार फ्रॉड्स भी होते हैं। तो फिर मैं उस पे करके उन लोगों का वेट करती हूँ कि वो मुझे अप्रोच करेंगे, देन आई फॉलो देम। फिर उस पे मैं पूरा 1 महीना लेती हूँ, वर्क करती हूँ देख के, और अगर रेप्यूटेड चीज है तभी करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। और बाय गॉड्स ग्रेस वो सारे अच्छे ही रहे, चाहे ये पेजेंट हो, चाहे सोनू निगम जी की एकेडमी हो, तो उसमें सब में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो मेरा ये मानना है कि इंसान को फ्री नहीं बैठना चाहिए। जो आपके सपने हैं, फिलहाल मेरा कोई सपना था नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है जो टैलेंट आप में सभी थे। थैंक यू सो मच। कि अगर किसी इंसान में कोई कुछ है ना, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट, उस पे काम करते रहो, एक ना एक दिन कहीं ना कहीं वो क्लिक हो जाएगी। तो ये सब एक साथ मैनेज हो जाता है बहुत आराम से, मैं मजा करती हूँ।
मजा करते हो? बड़े मजे से करती हूँ मैं, मतलब कॉम्पोजिशन जब आई ना, मुझे ऐसे अंदर जैसे बटरफ्लाईज बोलते हैं ना उठती ऐसे, और फटाफट से रिकॉर्ड कर लूंगी उसको, जब टाइम मिलेगा लिख लूंगी। तो ऐसे ही कुछ क्रिएटिविटी का मुझे कहीं कुछ सीड्स दिख जाएंगे, कुछ दिख, उसको सॉर्ट कर लूंगी। बिल्कुल। फिर उसको फिक्सेशन करके एक वो बन जाता है मास्टरपीस मेरा। जब कोई आके अप्रिशिएट करते हैं, मेरे कुछ अपनी ही फैमिली मेंबर्स, वो एक मेरे नीस हैं, उनके हस्बैंड अमित जी, वो नाइजीरिया में होते हैं, ही इज एरोनॉटिक इंजीनियर। वो जब भी आते हैं, इंडिया आते हैं, तो हमारे घर जम्मू में ही उनका घर है, सानी कॉलोनी में, तो वो जरूर बूजी आज क्या इस बारी क्या बनाया, तो वो हर नूक एंड कॉर्नर, हर वॉल पे जाके देखते हैं बूजी ने कुछ नया बनाया होगा। अच्छा। लाइक वो सच में बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो आप ये सारे ये स्क्रैप्स होते हैं, उनको जमा करके आप अपनी क्रिएटिविटी कर लेते हो? जी, बिल्कुल। मोस्टली क्या, मतलब किन चीजों से ज्यादा आप प्रेफर करते हो बनाना? ऐसे तो कुछ भी करती हूँ, लेकिन अभी ये है कि अभी काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व हूँ। तो अभी मैं प्लांट्स एक्सट्रैक्ट, जिसको कुछ लोग पॉटपोरी बोलते हैं, लेकिन पॉटपोरी इज डिफरेंट। मैं क्या करती हूँ, उनको असेंबल करती हूँ, फिर जजमेंट रहती है मेरी कि इसका किसके साथ कॉम्बिनेशन। सपोज सीड्स हैं, शेल्स हैं, कुछ बीन्स रहती हैं, हार्ड बीन्स या स्टेम्स रहती हैं, मैं उनके कॉम्बिनेशंस करके उनके कुछ बना के ऐसी चीजें करती हूँ कि मुझे उसका, अभी मैंने एग्जीबिशन में भी वो चीजें लगाई थी। तो मैंने सेल के लिए नहीं रखी थी, जस्ट लोगों को ये अवेयर करने के लिए कि कुछ भी वेस्ट नहीं है, हर चीज में सुंदरता है। एग्जैक्टली। तो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। अब आपकी सिंगिंग पे आते हैं, तो आपने पहला कौन सा सॉन्ग, क्योंकि आप कंपोजर भी हैं जैसे जितना मुझे मालूम है, तो पहला हिंदी कौन सा सॉन्ग कंपोज किया है? हिंदी सॉन्ग था नन्ही चिड़िया करके। ओके, नन्ही चिड़िया। तो हाँ, वो एक चिड़िया, दो चिड़िया थी, एक ब्राउन सी थी, छोटी छोटी नहीं, तो जैसे हमिंग बर्ड, एक कोई और थी, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। तो वो घर में आते, जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना होता है ना, सर्दियां आने वाली होती हैं, तो बड़ा अच्छा सा मौसम होता है, तो खिड़कियां खुली होती थी, वो आ जाती थी अंदर चिड़िया। तो फिर उसने दीवारों पे ऐसे ऐसे टकराना, मुझे बड़ा तरस आता था कि यार ये दीवारें इनके लिए तो एक पिंजरे से भी ज्यादा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसी पे लिखा फिर, और वो कंपोज किया था, सुमित सर हैं, सुमित शर्मा सर, उन्होंने कंपोज किया था, और लिखा और गाया मैंने ही था। एज क्या रही तब आपकी उस टाइम पे, किस एज के थे आप? मैं ये था 21 में, तो आई वाज 47। ओके। तो फिर हमें वो कॉम्पोजिशन गाकर सुनाइए। जी बिल्कुल। और इसमें सबसे अच्छी और मेरे लिए प्राउड की बात यह है कि इसको सुरेंद्र मनहास जी ने इसका म्यूजिक दिया था। ओके। तो वो मेरे लिए छोटे भाई जैसे थे। तो नहीं रहे इस दुनिया में, उस चीज का हमें बड़ा दुख है। तो मैं ये थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको। ओके। वो नन्ही चिड़िया खुली खिड़की से मेरे घर आ जाती है, वो नन्ही चिड़िया खुली खिड़की से मेरे घर आ जाती है, अपने पन का एहसास मेरे दिल में जो भर जाती है, वो नन्ही चिड़िया खुली खिड़की से मेरे घर आ जाती है। बहुत प्यारा है। ऐसे आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? ऐसे तो लता जी थी, आशा भोसले जी थी, और मेल्स में मोहम्मद रफी जी, किशोर कुमार जी, अभी नए में सोनू जी, शान जी, पॉपकॉर्न, श्रेया घोषाल। मतलब हर किसी में अपना एक अंदाज रहता है, आप किसी एक को वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो खुद गाता है ना, वो हर इंसान में कुछ ना कुछ ढूंढता है, हम किसी एक को टैग नहीं कर सकते कि ये बेस्ट है। हाँ, वो तो है, हर किसी का अपना एक अपना जॉनर होता है, अपना एक स्टाइल होता है। तो मैम, ये तो आपकी कॉम्पोजिशन थी। अब आप यहाँ बैठे हो, ये चांसेस मुझे बार बार तो नहीं मिलेंगे आपसे सुनने के, तो क्यों ना कोई एक बॉलीवुड सॉन्ग भी हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशली। मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होती हूँ कि बेस्ट गाना कौन सा है। लता जी का कोई गाना सुना दीजिए। लता जी का भी सुनाऊंगी, उसके बाद में थोड़ा सा आशा भोसले का, दोनों को मैं ट्रिब्यूट देना चाहूंगी। दोनों ही इस दुनिया से चले गए हैं, तो हमारे लिए वो आदरणीय रहेंगे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं लता जी का गाऊंगी।
रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में, रंग बन के रहेंगे हम खिरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजा हो या बहारा, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आशा जी का। हाँ, आशा जी का अभी 1-2 दिन पहले ही मैं गा रही थी। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। थोड़ा गा के थोड़ा हो जाता है कई बार। मैं नहीं चाहती गाना खराब हो जाए, इसलिए जी बिल्कुल। तो वैसे तो आप बहुत बिजी रहते हो, बट फिर भी मुझे जानना है कि आप अपने फ्री टाइम में, जब आपके आसपास कोई नहीं होगा, आप अपना ये वाला काम जो भी आप बोल रहे हैं कि मैं फ्री टाइम में क्रिएटिव काम भी कर लेती हूँ, लेकिन जब आप अकेले बैठते हो, जब आप अकेले कुछ भी हो, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? आप? मैं विजुअलाइज करती हूँ, एनालाइज करती हूँ चीजों को। मतलब क्रिएटिविटी कभी भी एंड नहीं होती? नहीं, नेवर। वो कलाकार ही क्या जो कला से मुंह फेर ले, है ना। तो मेरा ऐसा है कि हर समय ना कुछ चल ही रहा होता है दिमाग में। तो आप लिखते भी हो, राइट? जी बिल्कुल। तो कोई शायरी वायरी या कुछ ऐसा लिखा अभी तक आपने? हाँ, बहुत गाने लिखे हुए हैं, जैसे उसकी बुक भी है, डोगरी में है, अभी हिंदी में मैं करूंगी जी। तो मुझे ये था कि डोगरी गाने या हिंदी जो हम अपने टाइप के गाते हैं, तो क्यों ना कुछ ये जेन जी के लिए भी लिखूं जो उनको अच्छा लगे। अच्छा, आप जेन जी के लिए लिख चुके हैं? तो अब मेरे बच्चे जेन जी के ही हैं, तो मैंने एक दिन उनको गाना सुनाया दोनों को, तो कहते हैं मम्मा ये कौन सी मूवी का है, कोई एल्बम है? मैंने कहा ये मैंने खुद लिखा है, कंपोज किया। तो मतलब हक्के बक्के थे कि ऐसा भी लिखते हो आप। तो हम भी तो सुनना चाहेंगे जेन जी के लिए क्या लिखा है। मतलब टिपिकल सा जैसे होता है ना एक उनका। और उनको बच्चों को उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सी मूवी का है, तो मुझे लगा नहीं यार क्लिक किया है। अच्छा, मतलब अगर मूवी का समझ रहे हैं, दैट मींस मूवी का है, कोई एल्बम हमें बताओ ये अच्छा है मम्मा, ये वर्क कर रहा है यहाँ पे। ओके, क्या था वो मैम? कुछ राहतें मिली, कुछ आहटे मिली, हर बार क्यों तेरी यादों में मिलावटें मिली, कुछ राहतें मिली, कुछ आहटे मिली, हर बार क्यों तेरी यादों में मिलावटें मिली। बस बहुत अच्छा। सच में मुझे भी लग रहा था अभी ये कहीं से सुना है मैंने गाना। अच्छा, थैंक यू। नहीं तो, सुना होगा, मैंने ही लिखा तो कंपोज किया। अभी उसको मैं म्यूजिक दूंगी इस गाने को। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आएंगे एक ऐसी चीज पे जो आपने बचपन से सोची नहीं थी, बट आपके साथ फिर भी हो गई। तो ये ब्यूटी पेजेंट में कैसे पहुंच गए आप? किसने नोटिस किया, किसने सजेस्ट किया कि आपको इसमें जरूर जाना चाहिए? किसी ने भी नहीं। फिर मैं जैसे हम फेसबुक पे या इंस्टा पे कुछ देखते हैं ना, ऐसे स्क्रॉल फ्री टाइम पे, और मुझे यही होता है कि मुझे अगर मैं देख रही हूँ ना, अगर मैंने आंखों को इतना कष्ट दिया है ना, तो आज का मेरा इसका वो क्या रहेगा, मैंने क्या इससे गेन किया।
ठीक है। तो एक दिन ऐसे स्क्रॉल करते करते मिसेस विनीता श्रीवास्तव जी हैं, ये मैम का नाम है। ओके। तो इनका विजनारा करके है ग्लोबल आइकॉन। तो ये मतलब इसमें क्या रहता है कि एग्जैक्टली ये ब्यूटी पेजेंट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन पेजेंट है। इसमें एज, हाइट, वेट या कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसमें मिस एंड मिसेस बोथ था। तो मैंने ऐसे ही ना वही क्लिक जैसे हम कर लेते हैं अप्लाई, थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया उसको यार। तो उनके मैसेजेस या ऐसे आने तो मैंने फॉलो किया उनको। देन चार्जेस, क्या ऑब्वियसली चार्जेस तो लगेंगे ही। नहीं, हाँ वो तो है। करते करते मतलब फिर हमें क्या होता है कि 200 वर्ड्स का अपना कुछ लिखना होता है, एक काफी बड़ा फॉर्म रहता है ऑनलाइन। अच्छा। मतलब मेरे को हेडेक हो जाता था देख के, बट फिर भी मैंने वो भरा। तो ऐसे ही 1 2 3 4 स्टेप्स करते 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 मैं पहुंच गई वहां तक। और मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ वहां पे कि वहां क्या होता है कि मैम ने ये बोला था कि आपको रेडार्स हमारे छुपे हुए थे, आपको नहीं पता है कौन आपको कब और क्या ऑब्जर्व कर रहा है। ओके। आपकी मतलब फुल पर्सनालिटी को वहां पर ऑब्जर्व किया जाता है। सब आपका दूसरों से बात करने का तरीका, चलने का, खाने का, बैठने का, उठने का, सब। और आप कितनी देर तक बनावटी बन के रहोगे, है ना? तो काफी कितनी देर तक फेक रह सकता नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है जो आपके संस्कार है, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, फिर वहां जाके वो काम आती है। बिल्कुल। कितनी फीमेल्स थी उसमें? इसमें 47 फीमेल्स। 47 फीमेल्स। जी। तो ऑल ओवर इंडिया से थी। मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन जैसे मैं जम्मू के टॉप से हूँ, क्राउन जम्मू का, ये इंडिया का क्राउन जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो तमिलनाडु, अंडमान निकोबार तक से आए हुए थे। अच्छा। हाँ, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा कवर्ड था, पूरा कवर्ड था। तो कितने डेज का था ये पेजेंट? ये 17 से लेके 20 तक था। 3 दिन को हाँ चेकआउट। कितने राउंड्स हुए? बहुत सारे राउंड्स हुए। पहले तो जो मतलब आपने बोला कि ये ट्रांसफॉर्मेशन समथिंग, राइट? तो इसमें मतलब जो राउंड्स होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? जैसे फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड, आपने बहुत सारे वो सर्टिफिकेट्स अपने दिखाए भी हैं। तो वो किस किस चीज के थे? देखिए, पहले तो जब हम जाते हैं तो उसमें हमारा ड्रेस कोड था व्हाइट टॉप, ब्लू जीन्स। उसमें भी दिख जाता है कि किसने कैसे पहना हुआ है। मैंने जब खुद ऑब्जर्व किया है तो ऑब्वियसली उन लोगों ने तो किया ही होगा। ओके, दैट स्टाइलिंग मैटर्स। यस, वहीं से हमारा काउंटिंग शुरू हो जाती है। उन्होंने हमें एक साइकिल बना के दिया होता है, 5 मार्क्स 10 ऐसे करके पूरा एक साइकिल है 100 मार्क्स का। जो जिसमें जैसे जैसे फॉल करे उसकी वैसे ही काउंटिंग होती है। ओके। तो फिर सेकंड राउंड था, उन्होंने जो हमें ये दी है जर्सीज अपनी येलो कलर की विद ब्लैक बॉटम, उसमें फिर उसमें आपने डांस करना है। और ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए है, जब हम जाते हैं पहले वो ना आपकी पूरी नेगेटिविटी, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकालते हैं। मतलब जो जितना चिल्ला सकता है, रो सकता है, टेक योर सॉरो आउट। ये बड़ी यूनिक चीज थी वहां पे। अच्छा, ऐसा कोई राउंड होता है? बिल्कुल होता है। ये मुझे लगता है ये सबके लिए एक न्यू थिंग है। यस, मतलब इतना रोए हैं वहां पे। ऑब्वियसली मैं इमोशनल भी हूँ तो मैं भी रोई हूँ। लेकिन वो 1-2 फीमेल्स ऐसी थी जो चिल्लाई है, लिटरली चिल्लाई है। मैम भी चिल्ला रही थी। और कई बार हमें टेंशन हो रही थी कि यार किसी को कुछ हो ना जाए। बट उन्होंने वही आपका बाहर निकालना था कि एक बार निकाल लो, उसके बाद एंजॉय योरसेल्फ। ओके, दैट्स अ न्यू थिंग। एग्जैक्टली। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन राउंड था। तो ट्रांसफॉर्मेशन राउंड में मैं महाकाली बनी थी। अच्छा। मैं महाकाली और शिव जी की उपासक हूँ। तो मैं महाकाली बनी थी। उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं पूरा अपना रूप अंदर, जैसे आपके अंदर ना भगवान की कृपा ही हो जाती है महाकाली के, ऐसे मेरे साथ हुआ। अच्छा। लिटरली हुआ मेरे साथ। और मेरी पूरी सारे बोल रहे थे कि ऐसे लग रहा था तू सच में महाकाली बन गई। अच्छा। सच में मुझे मतलब इतनी कृपा हुई। नहीं, कहते हैं ना भगवान क्या जो जिस टाइम अवतार में होता है उस टाइम उसके अंदर कहीं ना कहीं भगवान का वास तो हो जाता है। और सच्चे मन से करिए आप तो भगवान आपका साथ देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही उसमें काफी राउंड्स थे। फिर आपका टैलेंट राउंड होता है। उसमें मैंने साड़ी पहनी थी और गाना गाया था जो मेरा RTM एकेडमी में उसमें आया था ना, टॉप 3 में, जो मैंने टाइम स्क्वायर वाला वही गाना गाया। अच्छा, उस गाने आइए मेहरबान। ओके। उसी पे वही गाया। तो उसमें भी एप्रिसिएशन मिली। फिर इंटरव्यू राउंड होता है। उसमें आपको फॉर्मल पहनना है व्हाइट। तो मैंने सूट पहना था, मतलब ये पैंट और जैकेट वगैरह वो फॉर्मल पहना था। तो सारे राउंड्स बहुत ही अच्छे थे। मतलब
हम हैरान थे कि ऐसा भी होता है। तो आपने सोचा था कि मैं ये रील स्क्रॉलिंग में जो ये पेजेंट देख रही हूँ मैं ये जीत भी जाऊंगी जाके? नहीं मैं, तो हाँ, क्या एक फीलिंग क्या थी वो, क्या फीलिंग अपने आप में ना एक विश्वास तो था मुझे, बिल्कुल, कि कुछ तो करके आऊंगी, कि इतना तो नहीं है कि मैंने जाना है और आना है, ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को ना एक क्राउन में विजुअलाइज कर पा रही थी कि मुझे कुछ मिल रहा है वहां पे, एक पॉजिटिविटी आप अपने साथ लेके चलते हो ना, हाँ। और वो जो आपकी इनर कॉन्शियस है वो आपको अलार्म कर रही होती है कि देयर इज समथिंग फॉर यू, जस्ट गो अहेड, मैं ये कर सकती हूँ, हाँ कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन मैं ना वो इंट्यूशन मेरे को हो रहा था कि कुछ तो है मेरे लिए वहां पे। तो कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि जब आप कुछ करना चाह रहे थे, मल्टीपल टैलेंट्स हैं, इंसान का दिमाग थोड़ा हो जाता है कि मैं इसमें जाऊं उसमें जाऊं, किसी एक चीज पर ज्यादा फोकस कर लूं, उस दौरान कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कुछ कहा हो या कोई ऐसे स्ट्रगल फेस करनी पड़ी हो इस दौरान, कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? मुझे सबसे पहले तो मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड का, डॉक्टर विनोद शर्मा, मेरी बेटियां, बड़ी बेटी एडवोकेट बन गई अभी दिवारशी शर्मा, छोटी वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है, ओके, तो श्रीजत शर्मा। फैमिली का सपोर्ट था, लेकिन हाँ कुछ लोग होते हैं जो, मतलब मैंने इतनी अपने साल जितने जिंदगी के जिए हैं उसमें बियॉन्ड फैमिली कुछ लोग जेलस भी होते हैं, श्योर है ना, जेलस होते हैं। और कुछ, एक मेरी बहुत अच्छी, मैं उसको बहन मानती थी, फ्रेंड भी है मेरी, उसने मुझे बोल दिया था कि आप मल्टी वो टास्कर हो ना, थोड़ा थोड़ा कहीं आप हो, लेकिन आप पीक पे किसी भी चीज में नहीं पहुंच पाए हो। वो चीज मुझे बहुत हर्ट की थी कि इसको कैसे पता है कि अगर मैंने अपने आप को शोकेस नहीं किया है, जजमेंट दे दिया, जजमेंट दे, आपको क्या पता है, आप यू विजिट माई होम, यू सी माई सर्टिफिकेट्स, माई अचीवमेंट्स, अगर मैं हंस के किसी से बात करी हूँ, कैजुअल हूँ, दैट डजंट मीन के मैंने कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में। आपने उसको नेगेटिव लिया या अपने अंदर एक पॉजिटिव? मेरे को दुख ये हुआ कि ये क्या सोचती है, उसकी सोच पे मुझे इनफैक्ट तरस आया, तरस आया। मैं जो नेगेटिव थॉट्स या किसी को लेट डाउन करने वाले लोग होते हैं ना, मैं उनके लिए तरस वर्ड यूज कर, मुझे उनपे तरस आता है कि वो इतना कुछ होके भी, इतनी फैसिलिटीज के बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भैया ये तुम्हारी मतलब यू आर अनफॉर्चुनेट इन दैट केस। एग्जैक्टली, कि आपने बांटा भी नहीं उस चीज को, और कहीं पीक पे भी नहीं, आपने फैमिली का नाम भी रोशन नहीं किया, अपने आप भी कुछ आप ज्यादा अचीव नहीं कर पाए हो, तो मुझे कैसे बोल रहे हो? बिल्कुल, ऐसे लोगों को फिर पता चल जाता है जब ऐसे क्राउन्स इंसान जीत लेते हैं। एग्जैक्टली। तो मैम आगे भी हम आपको अब कुछ और करते देखेंगे, मतलब अभी तक तो आपके सारे टैलेंट्स धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, अभी हो सकता है हमें और सरप्राइजेस मिले इन फ्यूचर? मुझे भी यही लगता है क्योंकि मुझे नहीं पता है भगवान मेरे से क्या करवाएंगे, बट हाँ मुझे भी यही लगता है कि मैं कुछ नया और करूंगी शायद। तो आज मैम से बात करके हमने एक चीज तो जान ली, चाहे कोई भी उम्र हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, और जैसे मैम ने हमें बताया कि ये अपने फ्री टाइम में भी कुछ ऐसा ही करती है जिसका उनको बाद में फायदा हो सकता है, तो इसीलिए इनसे इतना कुछ तो आज मुझे भी सीखने मिला है। पर्सनली मुझे नहीं पता था कि एक इंसान फ्री बैठ कर भी चीजें सीख सकता है, इतना कुछ कर सकता है। तो इसीलिए कभी भी किसी की बातों पर कभी निराश नहीं होना, कभी ये नहीं सोचना कि मेरे अंदर टैलेंट है बट मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने काम में ईमानदार हैं तो आगे स्टेप बाय स्टेप हो सकता है कि आपके लिए ऊपर वाला खुद ही वेज बना दे, जैसे मैम के लिए बनाए। मुझे आकांक्षा जी ये मिला था स्माइल आर्किटेक्ट। इसका ये मतलब है कि आपकी स्माइल को देख के दूसरा मतलब मजबूर हो जाता है स्माइल करने के लिए। अच्छा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने मेरे को ये कहा कि यू मेक अदर स्माइल। ओके, हाँ, और ये दूसरा था विमेन ऑफ पर्पस, ये चैरिटी के लिए था कि मैं जैसे दूसरों की मदद करना चाहती हूँ उसके लिए था। और ये तीसरा है मिसेस इंडिया ग्लोबल आइकॉन J&K क्वीन। ओके, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैंने अपने जम्मू के अटायर को वहाँ रिप्रेजेंट किया और वहाँ से मैं ये वाला क्राउन भी जीत के आई हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ओके, और सबसे ज्यादा है मिसेस इंडिया ग्लोबल आइकॉन ग्रेशियस फर्स्ट रनर अप। ओके, उसका ये क्राउन है, ये सैश है, तो मैंने जम्मू को प्राउड फील करवाया। तो मुझे लगता है कि मेरे से प्रेरित होके बाकी भी जाना चाहेंगे, और मैं करूंगी भी, सबको मोटिवेट करूंगी कि आपको ये जरूर करना चाहिए जहां आपको मौका मिले अपने जम्मू को, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने का। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, सच में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।